लोक निर्णय 2024। Welcome listeners to our ongoing series on elections Lok Nirnay 2024. In this program, we'll bring you election-related developments, various updates and analysis of the general and assembly elections 2024. My name is Nishit Kumar and with me is my co-anchor in Hindi, Harsh Ranjan. नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024 कार्यक्रम में चुनाव से जुड़े समाचारों के साथ साथ स्टूडियो में आमंत्रित विशेषज्ञ के साथ करेंगे चर्चा। इसके अलावा चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे चुनाव तैयारियों के बारे में। और आज स्टूडियो में आमंत्रित हैं राजनीतिक विश्लेषक मुकेश रंजन। मुकेश जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। Welcome Mukesh ji, and first the headlines. With 3 days left for the second phase of general elections campaigning, all-out efforts being made by political parties to woo the voters. Prime Minister and senior BJP leader Narendra Modi addresses an election rally in Jalore, Rajasthan, says he is working to take the country to new heights of development, and Congress Central Election Committee holds meeting at party headquarters in New Delhi. आम चुनाव के दूसरे चरण का प्रचार समाप्त होने में 3 दिन बाकी। राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के सभी प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के जालौर में चुनावी रैली को किया संबोधित। कहा वे देश को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए हैं प्रतिबद्ध। और नई दिल्ली में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की आज पार्टी मुख्यालय में बैठक। With 3 days left for campaigning to end for the second phase of general elections, leaders of political parties are making all-out efforts to woo the voters by holding back-to-back rallies and road shows in favor of their candidates. 20 seats in Kerala, 14 in Karnataka, 13 in Rajasthan, 8 each in Uttar Pradesh and Maharashtra, 7 in Madhya Pradesh, 5 each in Assam and Bihar, 3 each in West Bengal and Chhattisgarh, and 1 each in Tripura and Jammu and Kashmir will go to polls in this phase on the 26th of this month. और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वे देश को विकास की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ काम कर रहे हैं। आज राजस्थान में जालौर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने रसोई गैस कनेक्शन और घरों में शौचालयों के निर्माण सहित कई सुविधाएं देकर महिलाओं का जीवन आसान बनाने के लिए कई काम किए हैं। श्री मोदी ने कांग्रेस पर अवसरवादी गठबंधन बनाने का आरोप लगाया और कहा कि देश की जिम्मेदारी ऐसे अवसरवादी गठबंधन को नहीं दी जानी चाहिए। इस चुनावी रैली में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित थे। जालौर लोकसभा सीट से भाजपा ने लुम्बाराम चौधरी को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को टिकट दिया है। श्री मोदी का आज शाम बांसवाड़ा में भी एक चुनावी रैली को संबोधित करने का कार्यक्रम है। Senior BJP leader and Union Minister Amit Shah has alleged that Congress and RJD-led Grand Alliance want to push Bihar again in the era of Jungle Raj. Addressing a public meeting at Rajendra Stadium in Katihar, Mr. Shah said RJD and Congress never worked to develop Bihar. भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम बंगाल में कानून और व्यवस्था की स्थिति को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी सरकार की आलोचना की है और कहा कि पूरे राज्य में एक तरीके से अराजकता का वातावरण बना हुआ है। उन्होंने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद के प्रवासी मजदूरों को एनआरसी के मुद्दे पर गुमराह कर रही हैं। वे आज मुर्शिदाबाद से भाजपा के उम्मीदवार के समर्थन में जालांगी के नरसिंहपुर में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। Congress Central Election Committee today held a meeting related to Lok Sabha elections at party headquarters in New Delhi. Party President Mallikarjun Kharge, Congress Parliamentary Party's chairperson Sonia Gandhi and other senior leaders were present in the meeting. Senior party leaders from Punjab also attended the meeting. और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के अमरोहा में अपनी पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में चुनावी रैली को संबोधित किया और कहा कि भाजपा की गारंटी इस चुनाव में किसी काम की नहीं होगी। सुश्री मायावती ने कहा कि केंद्र सरकार बड़े पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है, जबकि देश के किसान त्रस्त हैं।
In Kerala, campaigning is at its peak with only 4 days left for the polls for all 20 Lok Sabha constituencies in the state. National leaders of all the three major fronts are active in campaigning. Union Minister and senior BJP leader VK Singh will campaign for the NDA in Malappuram today. CPIM National General Secretary Sitaram Yechuri will campaign for LDF in Thiruvananthapuram, while Chief Minister Pinarayi Vijayan will participate in the Kasaragod campaign today. AICC General Secretary Priyanka Gandhi campaigned for the UDF yesterday in the state. The campaign will end on Wednesday evening and polling will be held on Friday. Mukeshi, with the first phase of elections already behind us now and the second phase scheduled for 26th of this month, how do you see this going, especially talking of the voting percentage in the previous phase? Now, voting percentage is a matter of concern for the Election Commission, no doubt about it. But the issue is that despite several efforts and all kinds of facilities being provided by Election Commission, and even a lot of campaigns were done to increase voting percentage in the country, the problem still remains in a sense that I don't know why, but Election Commission has fixed the polling date on Friday. It is very tricky in a sense that on Friday when the voting takes place, that day becomes a holiday. And then you have an extended weekend. So people have some kind of indifference towards voting, particularly among the urban middle class. Reason is well known because urban middle class is a kind of a group that hardly thinks about the state. Reason is that they have a very little connect with the state in terms of any positive relations. They buy their health, they buy their security, they buy their education. So everything they buy on their own, except for the fact that they have a relationship with the state. When I say state, state means politics and politicians. So their connect is only to pay taxes. So they are indifferent to an extent that कोई बात नहीं, कोई भी आ जाएगा, हमारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता. That's kind of an attitude. So had this been on Tuesday, Wednesday or Thursday, so if they are there at home, they'll prefer to go to polling booth. So let's see. I still believe that as the phases progresses, people will come out and vote. And I from my side, I will also appeal that voting is not only a right, it is a duty, and everyone should come out and vote, because every vote counts in deciding the fate of the country, because it establishes that who is going to rule you or to serve you. So this way, it is difficult to predict whether the voting percentage will go up or down. I don't know. Nobody can predict. But efforts are there. Everyone should come out and one should vote for. बिल्कुल बिल्कुल. और खास तौर पर अगर जो पहले फेज में 102 सीटों पर वोटिंग हुई 21 राज्यों की, और जो फिर शुक्रवार को 26 अप्रैल को जो वोटिंग होगी वो 89 सीटों पर होगी, और उसमें 13 राज्य और यूनियन टेरिटरी शामिल हैं. अगर आप साउथ की बात करें पहले फेज में भी, तो तमिलनाडु में ठीक ठाक वोटिंग परसेंटेज रहा है. जो पहाड़ी राज्य हैं वहां भी ठीक ठाक रहा है. पर्टिकुलरली बिहार में और राजस्थान में देखें तो ये जरूर एक चिंता का विषय खास तौर पर रहा है. तो उसमें भी वही है कि एक तरह से जो कई बार कही गई बात और ये बातें कही जा रही हैं, बिहार में थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट एक चीज बहुत क्लियर है कि वोट करें या ना करें, रिजल्ट तो पता है. ये जो फोरगॉन कंक्लूजन वाली बात है लोगों के और वोटर के मन में, वो भी उनको, बिकॉज कॉन्टेस्ट, दे आर नॉट लुकिंग एट ए कॉन्टेस्ट. जब कॉन्टेस्ट होता है तो एंथुजियाज्म आता है, और उस कॉन्टेक्स्ट के कॉन्टेक्स्ट में
उस कॉन्टेक्स्ट में लोग बाहर आते हैं और अग्रेसिवली वोट करते हैं अपने अपने प्रेफरेंस के हिसाब से. सो बिहार में एक स्पेशल फैक्टर ये है कि जो इंडिफरेंस है पॉलिटिक्स को लेकर लोगों में, वो कुछ अजीब सा है कि जिस तरह से चीजें बदली, राजनीतिक दलों का जो कॉम्बिनेशन चेंज होता रहा, उसने बहुत ज्यादा इंपैक्ट किया है वोटर की मनस्थिति पे. तो वो जो उठापटक, जो राजनीतिक उठापटक होता रहा वहां पे, उसने भी लोगों के अंदर में एक एपैथी क्रिएट किया है. In a diverse democracy like India, the none of the above or nota option stands as a symbol of citizens' right to voice their discontent and demand better governance. It reinforces the principles of democracy and accountability in the electoral process. We have a report on nota. The none of the above option or nota in Indian elections is a crucial democratic tool, allowing voters to express dissent when they find none of the candidates suitable for office. Introduced in 2013 by the Supreme Court, nota empowers citizens to participate meaningfully in the electoral process by rejecting all candidates if they deem them unfit or unsuitable. The origin of the nota option can be traced back to a public interest litigation filed by the People's Union for Civil Liberties in 2009. The PIL sought the right of voters to reject all candidates, highlighting the need for an alternative to the existing choices on the ballot. Recognizing the importance of providing voters with a mechanism to express their disapproval, the Supreme Court ruled in favor of introducing the nota option. Since its introduction, nota has played a significant role in Indian elections, serving as a reflection of public sentiment and dissatisfaction with the available candidates. It serves as a reminder to political parties and candidates to uphold integrity, competence and accountability, thereby encouraging them to nominate worthy representatives. That was the report on nota by our correspondent Arpita, and for the benefit of our listeners, nota was used for the first time in 2013 assembly elections of Chhattisgarh, Mizoram, Rajasthan, Delhi and Madhya Pradesh. These 5 states were the first states where nota was used for the first time in 2013 assembly elections. Like always, we take a few constituencies every day and profile them, and today we are moving across to the southern state of Kerala, where today we will take the constituency of Wayanad, from where our correspondent Raj Mohan is reporting. The predominantly rural constituency of Wayanad shot into national prominence with the candidacy of Congress leader Rahul Gandhi in 2019. He won the seat comfortably then with a massive margin of over 431,000 votes, garnering 64.64% of the total votes polled. The party has fielded Rahul Gandhi again and is banking on his stature as a national leader and his electoral success last time. Unlike the previous general election, Rahul is facing far more formidable opponents this time. The LDF has fielded CPI leader Annie Raja, who has wide experience of working at the grassroots level and in national politics. The NDA is trying to make inroads into the constituency through BJP State President K. Surendran. The candidates are engaged in rallies, door-to-door canvassing and leveraging on social media to reach out to the voters. Important leaders like JP Nadda, Smriti Irani, Priyanka Gandhi, Vrinda Karat, D. Raja, Pinarayi Vijayan, D.K. Shivakumar have campaigned in the constituency already. Local issues that dog the region, like the agricultural distress, human-animal conflict, lack of proper medical and other infrastructure facilities, and the Bandipur night traffic ban are in focus. Congress campaign focused on the NDA government's alleged failures, the CPI on the region's developmental challenges, while the BJP campaign highlighted the targeted welfare schemes introduced by the NDA government at the centre. The constituency has 14,62,423 voters, 7,41,354 women, 7,21,054 men and 15 transgenders. Of these, a little over 1,04,600 are first-time voters. Mukeshji, Wayanad seems to be a very interesting fight this time, with of course the INC candidate Rahul Gandhi contesting over there. But talking of the INDIA alliance over there, the Indie bloc as we say,
This CPM-led Left Democratic Front, that's LDF, it has also fielded the CPI leader, as our correspondent was reporting just now, Annie Raja. So how do you see this paradox? I mean, this is something sort of a counter between themselves. If you ask me, my view is very clear. So far as this Indie alliance is concerned, it is this paradox which you are talking about. The paradox is not only in Wayanad. Mm-hmm. The paradox is pan Kerala. Paradox is pan Punjab. Paradox is pan West Bengal. Okay, so this Indie alliance somewhat is working only in Tamil Nadu. Congress has not allowed anybody to enter the Hindi heartland. They are not able to stitch a proper alliance in the Hindi land, the two states, UP and Bihar. We are going to have in UP four-cornered contest. Even in Bihar, we are having a bipolar, but still there are forces which are like in Purnia seat. As far as India Alliance is concerned, he merged his party in Congress. Rajiv Ranjan Pappu Yadav. Yeah. But still he is contesting against That's right. the RJD candidate. So if you say Indie Alliance, where is Indie Alliance? I don't know. And how is Punjab stacked up? Punjab? My pardon? Punjab, with the AAP. Yeah. So now it is very interesting. They have an alliance in Delhi. Yeah. They don't have alliance in Punjab. That's what, yes. So what kind of alliance it is, I don't know. As far as Wayanad is concerned, Wayanad is very simple. Rahul Gandhi won last time by over 4 lakh votes. The constituency's total voter electoral roll is around over 14 lakh. So 4 lakh vote difference may not prove to be safe for Rahul Gandhi to win that seat. So there is a talk all around that Rahul Gandhi may be fielded from another seat after voting takes place on 26th. Could it be Amethi? I don't know, maybe. But Amethi is again going to be, even Amethi would not be that safe a seat. They'll look for a safe seat for Rahul Gandhi to contest. He might go to Karnataka or तेलंगाना. बिल्कुल अब देखना पड़ेगा कि वो अमेठी वापस आते हैं कि नहीं वहाँ वोटिंग के बाद. इसी तरीके से महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में नांदेड़ सीट जो है बहुत इंटरेस्टिंग हो चली है और बहुत वीआईपी सीट हो चली है. इसकी वजह यह है कि वहाँ जो पिछले दफा दुश्मन थे वो दोस्त हो गए हैं और जो दोस्त थे वो दुश्मन हो गए हैं. भारतीय जनता पार्टी ने प्रताप राव चीखलीकर को मैदान में उतारा है और इस बार उनका समर्थन कर रहे हैं अशोक चौहान, जो पिछले चुनाव में उनके विरोध में लड़े थे. कांग्रेस ने बसंत राव चौहान को वहां से मैदान में उतारा है. इंटरेस्टिंग फाइट. इस पर हमारे संवाददाता समरजीत ठाकुर की एक रिपोर्ट. नांदेड़ संसदीय क्षेत्र की पहचान पूर्व गृह मंत्री स्वर्गीय शंकरराव चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान जैसे व्यक्तित्व के कारण राष्ट्रीय स्तर पर है. नांदेड़ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में भोकर, नांदेड़ उत्तर, नांदेड़ दक्षिण, नायगांव, देगलूर और मुखेड़ ये 6 विधानसभा क्षेत्र शामिल है. जिले के हदगांव और किनवट विधानसभा क्षेत्रों को हिंगोली और लोहा क्षेत्र को लातूर लोकसभा क्षेत्रों में मिला दिया गया है. कुल 18,51,843 मतदाता है. इनमें 9,55,000 पुरुष मतदाता, 8,96,617 महिला मतदाता, 29,034 पहली बार के मतदाता और 142 थर्ड जेंडर मतदाता है. संसदीय चुनाव के लिए 23 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया है. नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में कुल 2,062 मतदान केंद्र है. इनमें 12 को महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना है और 7 को दिव्यांग कर्मचारियों द्वारा संचालित किया जाना है. 39 मतदान केंद्र को प्रशासन द्वारा संवेदनशील घोषित किया गया है. 2019 के लोकसभा चुनाव में 14 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, जिसमें कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और वंचित बहुजन आघाड़ी के बीच त्रिकोणीय लड़ाई हुई. इसमें भाजपा के प्रताप पाटिल चिखलीकर विजयी हुए. उन्होंने कांग्रेस के अशोक चौहान को 40,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया था. अशोक चौहान के हाल ही में भाजपा में शामिल होने से क्षेत्र में राजनीतिक बदलाव हुआ है. कांग्रेस ने पूर्व विधायक वसंतराव चौहान को उम्मीदवार बनाया है.
जबकि वंचित बहुजन आघाड़ी ने छात्र आंदोलन के युवा उम्मीदवार अविनाश भोशीकर को जिम्मेदारी सौंपी है और भाजपा ने प्रताप पाटिल चिखलीकर पर अपना भरोसा दोहराया है। 1957 के बाद से नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने 11 बार, जबकि निर्दलीय 1 बार, जनता दल 1 बार और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने 1 बार जीत हासिल की है। नांदेड़ लोकसभा क्षेत्र में विस्तारित राष्ट्रीय राजमार्गों और उड़ान सेवाओं जैसे बुनियादी ढांचे में बेहतर सुधार, कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास हुआ है, मगर बेरोजगारी और औद्योगिक विकास में ठोस प्रयासों की आवश्यकता का मुद्दा अहम है। इसमें अतिरिक्त नांदेड़ के समृद्ध ऐतिहासिक और धार्मिक स्थल पर्यटन संचालित आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करते हैं। इस हेरिटेज का उपयोग करके क्षेत्र न केवल पर्यटन को बढ़ावा दे सकता है बल्कि समग्र आर्थिक विकास को भी प्रोत्साहित कर सकता है। 2019 के चुनावों में 65% मतदान दर्ज हुआ था। नांदेड़ संसदीय क्षेत्र में दूसरे चरण में यानी इस महीने की 26 तारीख को मतदान होना है। तो हमने देखा कि नांदेड़ किस तरीके से इंटरेस्टिंग हो चली है और त्रिकोणीय मुकाबला वहाँ है। और सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि जो अशोक चौहान पिछली बार कांग्रेस के साथ होके बीजेपी का विरोध कर रहे थे, इस बार अशोक चौहान स्वयं उसी कैंडिडेट को जिताने के लिए बहुत जोर शोर से कोशिश कर रहे हैं। आपकी बहुत छोटी सी टिप्पणी मुकेश जी। इसमें इतनी बात समझ जाइए कि जो चुनाव अशोक चौहान हारे थे, अशोक चौहान ने अपने पर्सनल वोट को तो इंटैक्ट रखा था, जो पार्टी का वोट उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। तो आज की डेट में जब अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तो उस हालात में जो उनका पर्सनल वोट अपना है, जो उनके अपने चार्म और अपने पर्सनालिटी के कारण जो वोट है, वो वोट तो इस बार बीजेपी के वो जो कैंडिडेट प्रताप राव जी को आएगा ही। तो मेरे समझ से जो वहाँ के हालात दिख रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है 2019 से 2024 में मार्ग थोड़ा और आसान ही रहेगा और भारतीय जनता पार्टी कैंडिडेट चांसेस है कि वही निकाल लेंगे इसको। जी। Now we move on to Balurghat in West Bengal, from where our correspondent Kalyan Laha has this report. Balurghat parliamentary constituency consists of 7 assembly segments. They are Itahar, Kushmandi, Kumarganj, Balurghat, Tapan, Gangarampur and Harirampur. All the assembly segments except Itahar come under Dakshin Dinajpur district. Itahar falls under Uttar Dinajpur district. Balurghat is also the name of the headquarters town and subdivision of Dakshin Dinajpur district. Another subdivision is Gangarampur. Itahar assembly segment was there in Balurghat parliamentary constituency from 2009 Lok Sabha election. Earlier it was in the Raiganj parliamentary constituency. Itahar is the name of a block of Uttar Dinajpur district under Raiganj subdivision. There are more than 15 lakhs voters in Balurghat constituency, of which female voters are more than 7 lakhs 50,000. There are over 1,500 polling stations. 13 candidates are in the competition in this Lok Sabha seat from Balurghat. Prominent among them is BJP candidate Dr. Sukanta Majumdar, All India Trinamool Congress, AITC's Biplab Mitra and Left Front nominated Joydev Kumar Siddhanta of RSP. Congress has fielded no candidate from Balurghat constituency. It is supporting the left candidate here. The sitting MP from BJP, Dr. Sukanta Majumdar, will face tough resistance from Biplab Mitra of AITC. Biplab Mitra is the sitting MLA of Harirampur Assembly and is a minister of Mamata Banerjee headed cabinet in the state. Sri Mitra left Trinamool Congress and joined BJP after the 2019 Lok Sabha election. Later he came back to TMC and won the assembly election in the state in 2021 from Harirampur Assembly seat. Dr. Majumdar had defeated Arpita Ghosh of All India Trinamool Congress by a margin of 33,293 votes in the 2019 Lok Sabha election. This year Lok Sabha election, Trinamool Congress is focusing various developmental schemes to win the hearts of voters. Party Supremo Mamata Banerjee and second in command Abhishek Banerjee had already campaigned here. BJP is playing the card of corruption in the ruling party of the state. BJP said Trinamool Congress has neglected the constituency and creating obstacles to implement various central schemes. Senior BJP leader and Prime Minister Narendra Modi in a public meeting recently at Balurghat town said. और अब राजस्थान हम चलते हैं। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं। 12 सीटों पर पहले चरण में चुनाव हो चुका है। 13 सीटें 26 अप्रैल को चुनाव में जा रही हैं। हमारे साथ सुदर्शन नाहर जी हैं। सुदर्शन जी, दूसरे चरण का चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है और ये ज़्यादातर इसमें पश्चिमी राजस्थान की सीटें हैं, वहाँ के क्या मुद्दे और एजेंडे हैं? जी,
चुनाव प्रचार है वो बड़े जोर शोर से चल रहा है और राजनीतिक दलों के नेता और स्टार प्रचारक लगातार दौड़ाकर जनमत को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले जालौर संसदीय क्षेत्र के भीनमाल में और बाद में बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र में जनसभाओं को संबोधित किया। बांसवाड़ा सीट पर चुनाव बड़ा रोचक बन पड़ा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस सहयोगी भारत आदिवासी पार्टी के उम्मीदवार का समर्थन कर रही है, जबकि तकनीकी तौर पर ईवीएम पर यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार का भी नाम होगा, क्योंकि नाम वापसी के अंतिम समय तक कांग्रेस के उम्मीदवार ने नामजदगी का पर्चा वापस नहीं लिया था। जालौर सीट पर भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये सीट कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा की सीट है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से लुम्बाराम चौधरी को उम्मीदवार बनाया है। बाड़मेर सीट पर भी मुकाबला रोचक बन गया है, जहां से केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी भाजपा के टिकट पर फिर चुनाव लड़ रहे हैं। तो कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार बेनीवाल मैदान में हैं, लेकिन निर्दलीय उम्मीदवार रविंद्र सिंह भाटी ने मुकाबले को रोचक बना दिया है। सुदर्शन जी और चुनाव प्रचार भी अब बहुत वहां तेज हो गया होगा क्योंकि 3 दिन ही बचे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। And now we are joined in by our Guwahati correspondent Manas Pratim Sarma. Manas, what preparations are happening for the second phase of polling over there, and what special security arrangements are being carried out for the same? Well, in the second phase, 61 candidates are in fray. All the political parties are trying to the voters because 3 or 4 days remaining for the campaigning to come to an end. And Congress, BJP, AIUDF, BPL, so local party, and also TMC, they are contesting in this second phase. There are 5 seats. Regarding security parts, yes. Over 100 companies of Central Armed Police Forces have been deployed in those areas where polling will be held in space. And for the CO office and the district administration, webcasting will be done in the 50% of polling stations. Central Armed Police Forces will be deployed at critical polling stations, and general police and security personnel, as usual, they are in the vigilance. So. Proper security arrangement will be done, and today that Indian Home Minister and senior BJP leader Amit Shah conducted roadshow at Silsar, that is in Barak Valley. Assam Chief Minister and State Congress President, AIUDF, the Chief Badruddin Ajmal, and all the senior leaders are doing campaigning, holding rallies, roadshow in those areas. Yeah, and this will be the first election, as I mentioned earlier, also in the second phase also, where after the delimitation has been held, and this will be the first election, Lok Sabha election in Assam. Yeah, back to you. Thank you so much, Manas, for your valuable inputs. And Mukesh ji, for you having come in the studios, you discuss various issues and enlightened our listeners with your valuable input. Thank you so very much, sir. Thank you.